ठंड से 3 अनाथ छोटी नंदों का दुख। अरे तुम तीनों यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से जाकर घर के काम कर लो। तुम्हें घर के काम दिखाई नहीं देते हैं क्या? अरे भाभी जी, आज रूपा और रेखा दोनों को ही बहुत तेज बुखार है। उन दोनों से काम नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे घर के सारे काम पूरे चाहिए। अगर रूपा और रेखा की तबीयत खराब है तो तुम किस लिए हो? जाओ तुम सारा जाके काम करो। ठीक है भाभी जी, आप चिंता मत करिए। मेरी बहनों के हिस्से का काम भी मैं कर लूंगी। राधिका रूप और रेखा से बड़ी थी। वो घर के सारे काम कर लेती है। अनामिका अपने पति सुरेश के ऑफिस जाने के बाद उसकी बहन राधिका रूपा और रेखा के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। वो सारे घर के काम उन्हीं से करवाया करती थी, जबकि वो तीनों अभी उम्र में काफी छोटी थी। राधिका धीरे धीरे घर के सारे काम कर लेती है। तभी अनामिका उसके पास आती है और कहती है, अरे इतनी देर हो गई, तुमसे घर के काम ही नहीं निपटे। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ बनाकर लेकर आओ। लेकिन भाभी जी, मुझे तो कुछ खाना बनाना ही नहीं आता। हाँ हाँ, बहाने तो देखो महारानी के कितने अच्छे हैं। मुझे अभी के अभी खाना चाहिए, जैसे भी बनाकर लेकर आओ, लेकिन तुम खाना बना कर लेकर आओ। बेचारी राधिका बहुत छोटी थी। उसका हाथ भी गैस के पास नहीं पहुंच पाता था। वो जैसे तैसे करके दाल चावल बनाकर लाती है। जैसे ही अनामिका दाल चावल खाती है, वो सारा खाना अपने मुंह से निकाल देती है और राधिका के मुंह पर तमाचा मारकर उससे कहती है, ये क्या बनाया है तुमने? बिल्कुल जहर की तरह लग रहा है। अरे ऐसा खाना खिलाकर मुझे मारना चाहती हो क्या? भाभी जी, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्या करूं, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। आप मुझे सिखा दो, मैं उसके बाद खाना बना लिया करूंगी। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद राधिका अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और उन्हें अपने हाथ के बनाए हुए दाल चावल खिलाती है। अभी तो यही खा लो। आज भाभी जी ने कुछ भी नहीं बनाया है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दीदी, हम तो ये सब खा लेंगे, लेकिन आपने कुछ खाया है या नहीं? आप सुबह से काम में लगी हो और कुछ भी नहीं खाया है। हमसे ज्यादा तो आपको खाना खाने की जरूरत है। अरे तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं तो खाना अच्छे से खा चुकी हूँ। तुम दोनों खा लो। रेखा और रूपा अपनी बहन के हाथों के बने हुए दाल चावल खा लेते हैं। जिसके बाद राधिका अपनी भाभी के पास जाती है और उनसे कहती है, भाभी जी, मेरी बहनों को बहुत तेज बुखार है, उनके लिए दवाई नहीं है। उन्हें दवाई ला दो, नहीं तो उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हारे तो खर्चे ही खत्म नहीं होते, कभी बीमारी के तो कभी किसी चीज के। देखो तुम्हारे भैया इतना कमाते नहीं है जो मैं सारा पैसा तुम्हारे ऊपर ही उड़ा दूं। आगे मेरे बच्चे भी होंगे तो उनके लिए मैं क्या रखूंगी। इसलिए एक काम करो, पानी की पट्टी रखकर अपनी बहन का बुखार उतार लो। बेचारी राधिका इतने ताने सुनने के बाद चुपचाप अपनी बहनों के पास आ जाती है और अपने भैया के आने का इंतजार करती है। लेकिन जैसे ही कैलाश ऑफिस से वापस आता है, अनामिका पहले ही कैलाश के कान भर देती है, जिसके चलते वो अपनी तीनों बहनों को बहुत डांटता है। अरे तुम तीनों क्यों अपनी भाभी को परेशान करती हो? एक तो तुम्हारी भाभी दिन भर इतनी मेहनत करती हैं, पूरे घर के काम करती हैं, और तुम तीनों उन्हीं को परेशान करती हो। थोड़ा तो तरस खाया करो अपनी भाभी के ऊपर। बेचारी राधिका, रूप और रेखा तीनों अपने भाई से कुछ कह पाती, उसी समय अनामिका उनकी तरफ घूर घूर कर देखने लगती है, जिसके चलते वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है, जिसके बाद अनामिका कैलाश के साथ अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका भी अपने दोनों बहनों के साथ अपने कमरे में चली जाती है। उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं होते और वो ठंड से ठिठुर रही होती है। अरे मेरी बहनों, लगता है तुम्हें बहुत तेज ठंड लग रही है। ये लो, तुम मेरा स्वेटर भी पहन लो और रजाई को अच्छे से ओढ़ लो। राधिका अपनी दोनों बहनों को अपनी गोद में लेटा लेती है, जिसके बाद वो रजाई उन्हें उड़ा देती है और उन्हें सुलाने लगती है। ऐसे ही रात बीत जाती है, जिसके चलते रूपा और रेखा का बुखार तो उतर जाता है, लेकिन अब बेचारी राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन बेचारी अपनी दोनों बहनों के चलते फिर भी बीमारी में काम करती है। राधिका भाभी कहती है कि रात को बहुत तेज ठंड लगती है, उनके पास एक रजाई भी नहीं है, क्या वो उन्हें एक रजाई दे देंगी? तब अनामिका कहती है, हाँ हाँ, रजाई तो जैसे फ्री फोकट की आ रही है। अरे तुमने समझ क्या रखा है कि ये कोई धर्मशाला है, जब चाहो रजाई मांग लो, जब चाहे कुछ भी मांग लो? भाभी जी ऐसा मत कहिए, अगर हमारे पास रजाई नहीं होगी तो हम तीनों बहनें रात भर ठंड में ठिठुरती रहेंगी। तभी अनामिका राधिका के मुंह पर चांटा मारती है और उससे कहती है, जब देखो मुझसे मुंह जोड़ी करती रहती हो। जाओ
चली जाओ यहाँ से और मेरी नजरों के सामने दिखना भी मत। राधिका रोते हुए अपनी बहनों के पास चली जाती है, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी दोनों बहनों से कहती है, इस घर में हमारा कोई अपना नहीं है। आज माँ और पिताजी हमारे साथ होते तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। हम अब इस घर में नहीं रह सकते। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। राधिका अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वो चलते चलते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। इतनी सर्दी में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जिसके चलते और भी ज्यादा ठंड लगती है। दीदी मुझे बहुत ठंड लग रही है। राधा, हाँ दीदी, ठंड तो मुझे भी लग रही है। मैं जानती हूँ मेरी बहनों तुम्हें ठंड लग रही है, लेकिन उस घर में रहकर अपनी भाभी के अत्याचार सहन करने से अच्छा है कि हम यहाँ ठंड में मर जाएं। राधिका अपनी दोनों बहनों को सहारा देती है, जिसके बाद वो पेड़ के नीचे बैठी रहती है। कुछ ही समय में वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम के समय और भी ज्यादा ठंड होने लगती है। तभी वहां से एक मेघा नाम की लड़की गुजर रही होती है। जब वो उन तीनों लड़कियों को देखती है, वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है। अरे उठो, क्या हुआ तुम तीनों को? जैसे ही मेघा उन्हें उठाती है, वो तीनों बहनें बेहोश होती हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखते ही मेघा उन्हें उठाकर एक ऑटो रिक्शा में बिठाती है और अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो उन तीनों की देखभाल करती है और उन्हें गर्म कपड़े भी पहनाती है, जिसके चलते उन्हें होश आ जाता है। मेघा उन तीनों के लिए गर्मा गर्म सूप भी बनाती है और उन्हें दे देती है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश अपनी तीनों बहनों को ढूंढ रहा होता है। इधर जब राधिका, मेघा और रूपा सूप पी लेती हैं, तो मेघा उनसे पूछती है, आखिर तुम तीनों के साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम तीनों यहाँ एक पेड़ के नीचे पड़ी हो? राधिका, रूपा और रेखा तीनों बहनें मिलकर अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में मेघा को बताती हैं, जिसे सुनकर मेघा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उन तीनों को उनके घर ले जाती है और कैलाश को उसकी बहन के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बताती है। जिसके बाद कैलाश की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी पत्नी अनामिका के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहता है, अरे कैसी औरत हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कम से कम इन बेचारी के ऊपर थोड़ा बहुत रहम करती। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया? जैसे ही अनामिका की सच्चाई उसके पति कैलाश के सामने आती है, उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपने पति कैलाश के पैरों में गिरकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज से ये तीनों मेरी बेटियों की तरह इस घर में रहेंगी और मैं उनके साथ दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से कैलाश अपनी तीनों बहनों का ख्याल अच्छे से रखता है और उन्हें पढ़ने के लिए भी भेजता है। वहीं दूसरी तरफ अनामिका भी सुधर जाती है और वो उन तीनों का अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके बाद वे तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। से में बुदबुदाती हुई भावना अपने कमरे में एंट्री करते हुए दरवाजा पीटती हुई मेज पर बैठे अपने पति तरुण का लैपटॉप बंद करते हुए कहती है, तुम्हारे हाथ तो दिन भर इस लैपटॉप में लगे रहते हैं। अरे तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी तीनों बहनों से। सारा दिन छोटे छोटे मुद्दों का दिल का ताड़ बनाती रहती हैं और तो और मेरा खून पीने को पीछे पीछे दौड़ती हैं। अगर मैंने माँ जी को वचन नहीं दिया होता ना, तो आज मेरी ननद मेरी नाक में दम नहीं करती। अरे छोटे छोटे शहरों में ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं सेनोरिटा। अरे यहाँ तुम्हारी बीवी खून के आंसू रो रही है और तुम्हें डायलॉग बाजी सूझ रही है। सारा दिन तुम्हारी बेवकूफ बहनों की उल जुलूल फरमाइश पूरी करने में रसोई में सुबह से रात बीत जाती है। बावर्ची बनाकर रख दिया है, जाने कब खत्म होगी मेरी तीनों ननद की नादानियां और नखरे। भावना, ननद भाभी में ये छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है। देख लेना, एक दिन जब तुम्हारी तीनों ननद इस घर से रुखसत होंगी, उस रोज तुम खूब रोओगे। अरे कौन ले जाएगा इन आफतों को अपने घर? देखा नहीं, एक शेप से बाहर है तो दूसरी छोटा चेतन और तीसरी तो बत्ती गुल होते ही गायब हो जाती है। ये है भावना, तीन ननद की इकलौती भाभी। वैसे तो अपनी ननद का परिचय वो पहले ही दे चुकी है। तो अब चलते हैं एक भाभी के तीन ननद के घर। शिल्पा, कुहू और दीपिका भावना की तीन ननद हैं। जहाँ शिल्पा मोटी, वहीं कुहू बेहद काली और दीपिका जरूरत से काफी ज्यादा छोटे कद की ननद है। भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ हो आप? अरे आ गई बाबा, भोपू की तरह नॉनस्टॉप क्यों बज रही हो? वाह जी वाह, कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना तो कोई आपसे सीखे। अब ये कौन सी मनगढ़ंत कहावत है? अभी घड़ी में समय क्या हुआ है? 10 बज रही हैं। भाभी, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? ये सप्लीमेंट मैं शोपीस के लिए नहीं लाई। अगर मैं डेली रूटीन में से पीऊंगी नहीं तो कैसे होगी मेरी हाइट बॉलीवुड की दीपिका के जैसे?
ये सुनकर नाटी ननद की भाभी मधुर लहजे से कहती है, दीपिका, अगर बचपन में कॉम्प्लान पिया होता तो आज तुम्हें अपना कद बढ़ाने के लिए इस सप्लीमेंट पर निर्भर नहीं होना होता। मैंने भले ही कॉम्प्लान ना पिया हो, मगर आपने खूब करेले खाए हैं, इसीलिए आपकी बातें मुझे जहर लगती हैं। तुम भाभियां होती ही जल कुकड़ी हो। रहने दे भावना, तेरी सूझबूझ भरी बातें इस बैल बुद्धि बौनी ननद के समझ से बाहर है, क्योंकि भेजे में तो भूसा भरा है। अपनी नाटी ननद के सर चढ़े लंबे होने का भूत देखकर भावना उसे दूध में सप्लीमेंट मिलाकर दे देती है। तभी कुहू के कमरे से आवाज आती है, भावना भाभी, कहाँ हो आप? मेरे कमरे में आओ। ये सही बला है, एक के नखरे पूरे करती है, दूसरी चिल्लाना शुरू कर देती है। क्या हुआ कुहू? वो मैंने ना एक एड ब्रेक देखकर ये फेस क्रीम मंगाया। ये क्रीम ना काली कोयल को भी हंस बना देती है। फिर मैं तो सिर्फ सांवली हूँ। अरे सांवली नहीं बल्कि बावली कहो। कितनी बार कहा है तुम्हें कि एड ब्रेक की बातों में मत आया करो। ये लोग अव्वल दर्जे के ठगी होते हैं, मगर मेरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद तुम्हारे सर से लीपा पोती का भूत उतरता ही नहीं है। मानो ट्रेन महंगी प्रोडक्ट पर पैसे फूकने की बजाय हल्दी और चंदन का उपटन लगाओ, तुम्हारा चेहरा अपने आप चमकने दमकने लगेगा। ओ प्लीज भाभी, अपनी सो कॉल्ड हिदायत अपने पास रखो। तुम्हारी ननद का नया नक्श अप्सरा सा सुंदर है, इसीलिए तुम्हें डर है कि कहीं मैं गोरी चिट्टी हो गई तो तुम्हें भी मात दे दूंगी। सही कहा मेरी बैल बुद्धि ननद, तुम मुझे मात दोगी, लेकिन गोरेपन में नहीं बल्कि आइकॉनिक के काले गहरे काजल में। भाभी, अरे ओ भावना भाभी, अरे कौन सी ख्याली खिचड़ी पकाने लगी। मैं आंखें बंद करी हूँ, जल्दी से क्रीम मेरे काले चेहरे पर लगा दो और ध्यान रहे कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, वरना तुम कुहू के गुस्से से वाकिफ हो। देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम क्या भाभी कुहू अपने गोरेपन से कैटरीना को भी मात देगी। ऐसा ही हो। अचानक भावना की मोटी ननद शिल्पा अपने भारी कदमों के साथ कुहू के कमरे में आती है। भावना भाभी, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ और आप मिली कहाँ? कुहू के कमरे में। अरे मैंने रसोई घर में अपना डाइट चार्ट इसलिए नहीं चिपकाया कि रोजाना मुझे आपको याद दिलाना पड़े कि मुझे 7 बजे सैलेड और हर 1 घंटे पर ग्रीन टी चाहिए, ताकि मैं अपने मोटापे को मात दे सकूं। मुझे तो ऐसा लगता है आप चाहती ही नहीं कि आपकी ननद स्लिम हो, बस नाम मात्र की जिम्मेदारी निभाती हो। जबलपुर की ट्रेन पकड़ नहीं होती है क्या, जो जल्दबाजी में अपनी ननद की फरमाइश निपटाती हो? कभी एक खीरे में 2 टुकड़े करती हो तो कभी ग्रीन टी का गुड़गोबर कर देती हो। अगर तुम तीनों ननद को भाभी के किए कामों में इतना ही नुष्क नजर आता है तो अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हारी भाभी के पास बतेरे काम होते हैं? सुबह से रात तक तुम तीनों ननद मुझे एक पांव पर नचाती हो। ऐसा कहकर भावना वहां से चली जाती है। तभी तरुण कमरे में कदम रखता है और दोनों ननद अपनी भाभी के खिलाफ तरुण को भड़काते हुए कहती हैं, भैया देखो, भाभी हमें देखकर कैसे आंख भौं सिकोड़ रही थी। शिल्पा, कुहू, भावना तुम्हारी भाभी है। जब माँ इस दुनिया से चले गई थी तब तुम्हारी भाभी ने ही तुम तीनों की खुशी के लिए अपने शौक का गला घोंट दिया था, और आज जब तुम सयानी हो गई हो तो अपने भाभी को भेंट में अपने तेवर दिखा रही हो। तुम्हारी भाभी भले जुबान की कड़वी है, मगर दिल से मोम है, मोम। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। हाँ, भाभी ने हम तीनों के सैकड़ों नखरे झेले, बावजूद इसके हम भाभी के साथ अच्छा तालमेल नहीं रख पाए। तीनों ननद एक साथ बैठकर बातें करती हैं। तभी शिल्पा कहती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। भाभी को मालपुए खाना बहुत पसंद है। अरे मोटी तेरे भेजे में खाने के अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं आता? मगर कुहू, आइडिया बुरा नहीं है। तीनों ननद रसोई घर में आकर मालपुए बनाते हैं, मगर अपनी बेवकूफी के चलते वह मालपुए में नमक डाल देती हैं। कुछ देर बाद टंटना, देखो भाभी, आपकी ननद आपके लिए मालपुए बनाकर लाई है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मालपुआ किस खुशी में लाई हो? भाभी आप गुस्सा थूक दीजिए ना, और ये मालपुए खाकर अपनी ननद को माफ कर दीजिए। भाभी, आपने हमेशा अपनी मंदबुद्धि ननद के नखरे झेले, हमारे एक एक फरमाइश को आपने पूरा किया, मगर हम आपकी अथाह कोशिश को अपनी कमी के आगे देख ही नहीं सके। अरे बस करो पगली, अब रुलाओगी क्या अपनी भाभी को? वैसे भी ननद भाभी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोक-झोंक होती ही रहती है, मगर याद रखना, सच्चा रिश्ता वही है जो हमें बगैर बदले हर हालातों में स्वीकार करता है। अरे अब हम ननद भाभी भरत मिलाप ही करती रहेंगी तो मालपुआ ठंडे हो जाएंगे। जैसे ही भाभी अपनी तीनों बेवकूफ ननद का पकाया मालपुआ खाती हैं तो कहती हैं, भाभी मालपुआ अच्छा नहीं बना है क्या? अरे मेरी नादान ननद जी, आप तीनों ने मालपुए में शक्कर की जगह नमक उड़ेल दिया है। क्या? जी हाँ,
मगर आज मेरे मन का प्याला उमड़ रहा है क्योंकि मेरी तीनों ननद अब धीरे धीरे सयानी के साथ समझदार बन रही हैं। इस तरह ननद भाभी के रिश्ते की नोकझोंक समय से मधुरता का मोड़ ले लेती है और आखिरकार भावना अपनी बैल बुद्धि नादान ननद को समझदारी के सफर से रूबरू करवाती है, जिसके कुछ दिनों बाद उसकी काली मोटी और नाटी ननद की शादी बड़े ही सुलझे परिवार में हो जाती है। जाओ मेरी प्यारी ननद, तुम्हारी भाभी को तुम तीनों पर पूरा यकीन है कि तुम अपने ससुराल को प्यार से संवारोगी और निखारोगी। भाभी, हम तीनों ननद जीवन भर आपकी आभारी रहेंगी, माँ बाबूजी के चले जाने के बाद हमें बेशुमार प्यार दुलार देने के लिए। इस तरह अंत में ननद भाभी अपनी शादीशुदा गृहस्थी में खुशी से रहने लगती हैं। आखिरकार भावना अपनी सास को दिया वचन एक भली भाभी बनकर पूरा करती है। गरीब बाप की 5 बेटी की शादी। सोहनगढ़ गांव में रहने वाले गरीब रामदीन की 5 बेटियां रेखा, सुधा, छाया, गौरी और निशा एक रात की बात है। रेखा के बापू, कौन से चिंता में डूबे हुए हो? मेरी परेशानी तुम्हें पता तो है गंगा। 5 बेटियां कब जवान हो गई पता ही नहीं चला। जिस गरीब बाप के पास एक बेटी के ब्याह की जोड़ जमा पूंजी भी नहीं, वो 5 बेटियों का घर कैसे बसाएगा? भगवान पर भरोसा रखो रेखा के बापू, अगर उसने हमें गरीबी के दलदल में धकेला है तो वही संभालेगा। वैसे भी जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है। वैसे रज्जो ने अपनी रेखा के लिए एक रिश्ता बताया है, अब एक बार लड़के वाले के घर भेंट कराइए। अगली भोर रामदीन एक फीका पुराना कुर्ता पहन लेता है, मगर उस गरीब के लिए वह कुर्ता नायाब और नए से कम न था। वह हलवाई के यहाँ से मिठाई का एक डिब्बा खरीदकर लड़के वाले के पते पर पहुँचता है और झिझकते हुए कहता है, जी नमस्ते, मैं रामदीन। अरे आओ आओ रामदीन, बैठो। चरणजीत बेहद ही चतुर इंसान था। वह मीठे मुंह बात करके लोगों को अपनी बातों की तराजू में तोल मोल लेता था। रामदीन की खूब खातिरदारी होती है। कुछ देर बाद, तो क्या सोचा आपने? देखो रामदीन, तुम्हारा सौदा जरा फीका है। रेखा का रंग सांवला है, मगर बेटियों को रंग के मारे ठुकराना चरणजीत के खून में नहीं। बस तुम 2 लाख रुपए दहेज और 1 तोले की चेन अंगूठी दे दो। बाकी सारा सामान तो आजकल राह चलते भिखारी भी भर भर के देते हैं। अरे भाई साहब, अगर एक बेटी होती तो कर्ज लेकर मैं इतना दान दहेज दे देता, मगर इस गरीब बाप के बूढ़े कंधों पर 5 बेटियों के ब्याह का बोझ है। कुछ तो दया कीजिए। देखो रामदीन, मेरे बेटे के लिए रईस घरों के रिश्ते की लाइन लगी हुई है, मगर मैंने तो ये सोचा कि किसी गरीब की बेटी का घर बस जाए। अगर मांग मंजूर है तो शादी पक्की समझो। ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। रामदीन ने हामी तो भर दी थी, मगर गरीबी के हालत उसकी आंखों के सामने घिरे जा रहे थे। वह सारे रास्ते सोचते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद, सुधा, छाया, गौरी, रेखा, निशा, कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? अरे जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। ये लो मिठाई खाओ मेरी बच्चियों, रेखा की शादी पक्की हो गई। इस पर चारों बहनें रेखा को बधाई देती हैं। देखते ही देखते शादी की तारीख पास आने के साथ तैयारियां शुरू होती हैं। अजी, तुमने बताया नहीं, शादी के लिए पैसे कहाँ से आए? खेत बेचकर गंगा। क्या आपने खेत बेच दिया? अरे रेखा के बाद 4 बेटियां और ब्याही बाकी हैं। बगैर खेत के कल को क्या करेंगे, कुछ सोचा है? ये क्या किया? तो मैं और क्या करता गंगा, अगर खेत न बेचता तो आज कहाँ से लाता दहेज के पैसे। कुछ देर बाद रेखा की शादी होने के साथ गरीब बाप अपनी बेटी को दुआएं देकर विदा करता है, जिसके बाद वह गरीब बाप कभी ईंट की भट्टी पर काम करता तो कभी अनाज की बोरियां ढोता। एक रात रामदीन काम से थका मांदा घर आता है। उसके हाथ पाँव में फफोले पड़ चुके थे। ये क्या बाबूजी, आपके हाथों में फफोले कैसे पड़ गए? अरे बेटी, छोटी सी छीलन है, मैं ठीक हूँ। बाबूजी, अगर सब ठीक है तो आप अपनी चारों बेटियों से नजरें क्यों चुरा रही हैं? अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं। बाबूजी, आप जानते हैं ना कि आप हमसे झूठ नहीं बोल पाते। आपको हमारी कसम सच बताइए। ये सुनकर गरीब बाप की आंखें तरबतर हो जाती हैं और वह अपने दिल का बोझ अपनी बेटियों के सामने खोलता है। पता नहीं उस भगवान ने मुझ गरीब की झोली में 5 बिटियां क्यों डाल दी। तुम भी सोचती होगी ना मेरी बेटियों की
कैसा मेरा गरीब बाप है, तुम्हें 2 वक्त की रोटी के सिवा तुम्हारे कोई अरमान पूरे न कर सका। ऐसा ना कहिए बाबूजी, ये क्या कम है कि आपके रहते हम बहनों को भूखे पेट रात काटनी पड़ी। अब आपकी बाकी बिटिया आपका कंधा बनेगी, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगी। अब रामदीन की चारों बिटिया भी अपने पिता के साथ काम करने लगी, जिसे देखकर एक रोज भट्टी पर काम करने वाला जीतलाल रामदीन की झड़कते हुए कहता है, अरे रामदीन, तू तो बड़ा बेशरम बाप निकला। जवान बेटियों को अपने साथ खटनी करता है, शर्म हया बेच खाई है क्या? अब क्या बेटियों की कमाई से उनका ब्याह करेगा? अरे जब तेरे बस की नहीं थी तो क्या जरूरत थी गरीबी में 5 बिटिया पैदा करने की? जीतलाल की ऐसी बातें सुनकर गरीब बूढ़े रामदीन की आंखों में ठहरे हुए आंसू छलक पड़ते हैं। उसकी नजर जमीन में गड़ी हुई मगर एक बेटी कहाँ चुप बैठने वाली थी। सही कहा चाचा, मगर आप तो बेऔलाद हैं, फिर चंदा चाची क्यों खेतों में बनिहारी करती हैं? फिर आपकी नजर शर्म से क्यों नहीं झुकती? सुधा के सच्चे बोल जीतलाल के जुबान पर चुप्पी की चपत जड़ देती हैं। समय बीतता है और जोड़े हुए पैसों से छाया की शादी हो जाती है। यकीन नहीं होता गंगा कि मेरी दूसरी बेटी भी आज घर से विदा हो गई, मगर अभी मुझ गरीब बाप के कंधों पर 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। अजी फिक्र मत करो, जहाँ 2 बेटियों का बेड़ा पार हो गया 3 का भी हो जाएगा। रामदीन बिना रुके मेहनत किए जा रहा था। सारा दिन खेतों में काम करता और ज्यादा पैसे कमाने के खातिर शाम को भट्टी पर ईंट का बोझ ढोता, मगर धीरे धीरे सेहत उसका साथ छोड़ने लगी और आखिरकार उसे बीमारी के बिस्तर ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में गाँव वालों ने भी तीनों बहनों पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी। निशा, गौरी, सुधा, क्या हुआ मेरी बेटियों? आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई तुम? पता नहीं माँ, खुशियाँ जैसे हम गरीबों के घर का पता भूल गई हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाबूजी बीमार पड़े हैं और हमें कोई भी काम नहीं दे रहा। अपनी बेटियों की बात सुनकर गरीब रामदीन का मन चिंताओं में घुले जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। समय बीतता गया, जिसके साथ उनके घर का चूल्हा जलने पर भी आफत पड़ गया। ये दिन दिखाने से अच्छा तो तू मेरी मिट्टी उठा ले भगवान। अभी तो 3 बेटियां ब्याहना बाकी हैं और तूने मुझे बीमारी की जकड़न में घेर लिया। अगर ये बाप अपनी बेटियों का कन्यादान किए बगैर मर गया तो फिर गांव जमाना मुझे धिक्कारेगा। अरे मुझ पर तौमत लगाएगा। कोई तो रास्ता दिखा भगवान। रामदीन कुड़ते हुए ऐसा कह ही रहा था कि दरवाजे पर उसके बचपन का दोस्त दयाराम आ खड़ा होता है, मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब भेजा हो। रामदीन, मेरे दोस्त, ये क्या हालत बना ली है तूने? अरे दयाराम, तू बरसों बाद यहाँ? तू तो बड़ा बाबू साहब बन ठन कर आया है। अरे भगवान, चाय पानी तो पिलाओ। आज इस गरीब सुदामा के घर में उसका सखा आया है। गंगा जैसे तैसे दयाराम के लिए बगैर दूध के चाय बनाकर देती है। भूल चूक माफ करना भाई साहब, मगर इसके सिवा घर में कुछ नहीं है। दयाराम, इनसे मिल, ये मेरी बिटिया है, सुधा, गौरी और निशा। तीनों बहनें झट से दयाराम के पांव छूकर प्रणाम करती हैं। तीनों बहनों की छवि दयाराम के मन में बस जाती है और रामदीन और दयाराम काफी देर तक बात करते हैं और फिर बस मौत आने से पहले किसी तरह बेटियों के कन्यादान के कर्ज से उबर जाना चाहता हूँ। डरता हूँ कहीं मेरी बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। रामदीन, तू तो जानता है मेरे 3 बेटे हैं, तीनों अपने पैरों पर खड़े हैं। शहर में अच्छा खासा कारोबार और घरबार है, बस मकान को घर बनाने वाली बहू चाहिए। अपनी तीनों बेटियां मेरी झोली में डाल दे। दयाराम की जुबान से ये सुनकर गरीब रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठते हैं और वह कहता है, अरे तूने तो मुझ गरीब बाप को कृतार्थ कर दिया। मेरी बेटियों को इतना अच्छा घर वर मिल रहा है, इस गरीब बाप को और क्या चाहिए। आखिरकार रामदीन की तीनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में दयाराम के बेटों से हो जाती है। रामदीन ने कहाँ सोचा था कि उसकी गरीब बेटियों को इतनी ऊंची गृहस्थी नसीब होगी। कड़वा कथन है, मगर आज भी न जाने कितने गरीब बाप के कंधे बेटी के ब्याह के बाद आजीवन सूदखोर के ब्याज और कर्जदारों के बोझ तले दबे हुए हैं। अनाथ बहनों के कटहल पकोड़े की सफलता। चंपारण गांव में सीता और गोधन नाम का गरीब दंपत्ति रहता था, जिनकी 2 बेटियां थी, बुलबुल और बबीता। 2 साल पहले गरीबी में सीता का स्वर्गवास हो चुका था। उनके घर का ढांचा बेहद कमजोर हो चुका था, जो कब ढह जाए कोई नहीं जानता था।
घर के आंगन में एक कटहल का पेड़ लगा हुआ था, जिसके हर एक डाल कटहल के गुच्छों से लबालब लदी हुई थी। गोधन रोजाना कटहल की गाछ पर चढ़कर कटहल तोड़कर उन्हें बेचने बाजार आता था। बदले में जो पैसे आते थे उसी से घर का चूल्हा जलता। बबीता बेटी, मैं कटहल की गाछ पर चढ़ रहा हूं, तुझे कटहल पकड़ाऊंगा तो लपक लेना। गोधन कटहल के एक डाल पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि कटहल की कच्ची डाली टूट जाती है और गोधन औंधे मुंह आंगन में गिर जाता है। पूरा आंगन उसके खून से सन जाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती है। अपने बाबा को माफ कर देना बबीता। बेटी, मैं तुम दोनों को इस दुखदाई दुनिया में अनाथ छोड़कर तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। ऐसा मत कहो बाबा, आपके बगैर हम दोनों बहनों का क्या होगा। क्षण भर के भीतर ही गरीब गोधन मौत की गोद में समा जाता है। ये देखकर दोनों अनाथ बहनें बिलख बिलख कर रोती हैं। दीदी, पिताजी को क्या हो गया है? क्या पिताजी हमें छोड़कर माँ के पास चले गए हैं? क्या ये भी माँ की तरह मर गए? हाँ बुलबुल, बाबा भी हमें छोड़ गए। अब हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा है। तू चुप हो जा मेरी बहन, तेरी जीजी अभी जिंदा है। काफी दिन बाद दोनों बहनें अपने पिता की मौत को भूलकर भूख की आग बुझाने के लिए कमाने की होड़ में जुट जाती हैं। अब बबीता और बुलबुल अपने पिता के ठेले पर कई सारे कटहल लादकर गांव-गांव घूमकर बेचा करती हैं। कटहल ले लो कटहल, कच्चे कच्चे कटहल, मलाईदार कोफ्ते वाले कटहल। आओ काकी, आओ चाची, ले जाओ सस्ते कीमत पर कच्चे कटहल। दोनों गरीब बहनों के लाख बुलाहट के बावजूद भी कोई उनके कटहल नहीं खरीदता। अरे मोरी मैया, मुझे तो लगा कि तुम दोनों बहनें कटहल का अचार बेच रही हो, इसीलिए दौड़ी दौड़ी ठेले पर आ गई, मगर तुम तो ये कच्चे कटहल बेच रही हो। अरे कटहल की तरकारी से तो मन भर गया है, ले जाओ। चंपा का फीका रुझान देखकर दोनों बहनें कटहल बेचने के लिए आगे बढ़ जाती हैं, मगर कोई भी उनके कटहल नहीं खरीदता। दोनों बहनों ने कई दिनों तक कटहल बेचने की लगातार कोशिश की, मगर कोई नतीजा नहीं निकलने पर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। दीदी, आज कितने दिन बीत गए मगर कोई भी हम बहनों के कटहल खरीद ही नहीं रहा। पता नहीं बुलबुल, कोई कटहल क्यों नहीं खरीद रहा। शायद ग्राहकगण बाबा के साथ भी कटहल देखकर ऐसा ही रुझाव कायम करते थे, इसीलिए हर दिन कटहल बच जाता था। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे कटहल की कीमत फर्श से अर्श छुए। दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ बना दो ना। बबीता झटपट से रसोई में आकर राशन के डिब्बे टटोलती है, जहां उसे थोड़ा सा बेसन मिलता है। सारा राशन खत्म हो चुका है, बस ये थोड़ा सा बेसन ही बचा है। बबीता बचे हुए बेसन से जल्दी से कटहल के पकौड़े बनाकर बुलबुल के सामने परोस देती है, जिसे खाने के बाद बुलबुल बड़ी बहन की बड़ाई में बोल पड़ती है। अरे वाह दीदी, कितने स्वादिष्ट और करारे कटहल के पकौड़े बनाए हैं आपने, मजा आ गया। बुलबुल, तुम्हें मजा आ गया और मुझे आइडिया आ गया। अब मुझे क्या करना है, कल से हम दोनों बहनें कटहल बेचने के बजाय उन कटहल के पकौड़े बनाकर बेचेंगे। अगले दिन दोनों बहन पेड़ से ताजे कटहल तोड़ उन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में बांट बेसन में मसाला बुरक कर उन्हें बेसन में लपेट कर पकौड़े तल कर उन्हें 3 दिन तक ग्राहकों को मुफ्त में खिलाती है, जिससे कई ग्राहक उनके पकौड़ों के दीवाने बन जाते हैं। लोग एक दूसरे से सुनकर उनके पकौड़े खाने के लिए आने लगे थे। पकौड़े खाओ पकौड़े, ताजे कटहल के पकौड़े, एक बार खाओगे स्वाद भूल नहीं पाओगे। कटहल के पकौड़े का नाम सुनकर चटोरी चंपा खुशबू से खींची चली आती है। अरे, क्या तुम दोनों ही वो बहनें हो जो कटहल के पकौड़े बेचती हो? हाँ चाची, बड़ा नाम सुना है तुम बहनों का। कहो, कैसे बेच रही हो कटहल के पकौड़े? 10 के 5 पकौड़े चाची। फिर तो मुझे भी 1 प्लेट कटहल के पकौड़े लगा दो। कटहल के पकौड़े खाकर चंपा का चेहरा खुशी से झूम उठता है और वो कहती है, अरे वाह, क्या कटहल के पकौड़े बनाए हैं तुम बहनों ने। इस पकौड़े के आगे तो पूरी पकवान भी फीके पड़ गए। 1 प्लेट और पकौड़े खिलाओ। चंपा को कटहल के पकौड़े इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो पूरे 5 प्लेट पकौड़े खाकर पचा जाती है और बबीता के हाथ में 50 रुपए दे देती है। ये लो बेटी, पकौड़े के पैसे। शुक्रिया चाची। बबीता दीदी,
कटहल के पकोड़े से तो हमने पहली मोहनी में ही पूरे 50 कमा लिए। कितनी खुशी की बात है ना? हाँ बुलबुल। फिर दोनों बहनें पकोड़े से ठाक मठेल ठेले को लेकर बाजार के बीचों बीच आ खड़ी होती हैं, जहां लोग पकोड़े की लुभावनी खुशबू से खींचे चले आते हैं। पकोड़े खाओ पकोड़े, कटहल के करारे पकोड़े, कैरी की चटनी के साथ खाओ स्वादिष्ट पकोड़े। वाह, पकोड़े की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। जरा जल्दी से गर्मा गर्म 1 प्लेट पकोड़े तो लगा दो। अभी लगाती हूँ काका। बबीता झटपट से कढ़ाई में कटहल के पकोड़े को गर्म करके सुखबीर के आगे परोस देती है, जिसे खाकर सुखबीर भी बाकियों की तरह दोनों बहनों की वाहवाही करता है। ओए होए 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 होए, ओ क्या कमाल के पकोड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पकोड़े नहीं है बल्कि चिकन के पीस के पकोड़े खा रहा हूँ। ये कटहल के पकोड़े पापड़ के जैसे करारे हैं और इसका स्वाद तो मेरे मुंह में घुल मिल गया है। शुक्रिया काका। ठंड में ठिठुरते इंसान को गर्मा गर्म पकोड़े और साथ में चटनी मिल जाए। 1 प्लेट पकोड़े और दे दो। स्वाद से भरपूर होने के कारण सुखबीर कई प्लेट कटहल के पकोड़े खा जाता है। हर दिन के साथ दोनों बहनों के पकोड़े लोगों के बीच बढ़ चढ़कर छा जाते हैं, जिसके साथ बाजार की बड़ी भीड़ पकोड़े का लुत्फ उठाने के लिए वहां चली आती और कटहल के पकोड़े बेचकर गरीब अनाथ बहनों का जीवन पटरी पर पहुंच जाता है। बबीता दीदी, ग्राहकों के बीच हमारे कटहल के पकोड़े खाने की खुमारी परवार चढ़ चुकी है। पहले तो ठेले पर पकोड़े बेचते हुए शाम ढल जाती थी, मगर आजकल तो हमारे कटहल के पकोड़े दोपहर से पहले ही सफाचट हो जाते हैं। मेरे पास इसका हल है बुलबुल। क्यों ना हम अपने कटहल के पकोड़े के स्वाद को टी स्टॉल से जोड़ दें। सर्दियां शुरू हो चुकी है, ऐसे में हर इंसान को चाय पकोड़े खाना बेहद पसंद होता है। ऐसे में अक्सर चाय पीने आने वाले शख्स कुछ स्नैक्स की तलाश करते हैं। जब उन्हें हमारे दुकान पर कड़क चाय के साथ कटहल के करारे पकोड़े खाने को मिलेंगे तो लोगों में हमारी दुकान के लिए रुचि बढ़ेगी और उससे हमारे कमाई का इजाफा होगा। अरे दीदी, ये तो सचमुच अच्छा मौका है। दोनों बहनों का प्रयास कम समय में बड़ी छाप छोड़ता है। वो बाजार में एक बड़ी सी दुकान खरीदकर कटहल के पकोड़े और चाय से एक सुनहरी शुरुआत करती। धीरे धीरे ग्राहक भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाते हैं। देखते ही देखते उनके कटहल के पकोड़े खाने वालों की पहली पसंद बनकर छा जाते हैं और दुकान बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाता है। फिर एक दिन रुबीना नाम की एक रईस लड़की उन दोनों बहनों के रेस्टोरेंट में कदम रखती है। सुनो जरा, 1 प्लेट कटहल के पकोड़े लाना प्लीज। जी मैडम, अभी लाई मैडम। कटहल के पकोड़े के साथ आप कड़क चाय लेना चाहोगी या कैरी की चटनी? दोनों। बबीता जल्दी से गर्मा गर्म कटहल के पकोड़े तलकर कड़क चाय और चटनी के साथ रुबीना को परोसती है। ये लीजिए। जैसे ही रुबीना कटहल के पकोड़े को खाती है, उसकी जुबान पकोड़ों के स्वाद से घुल मिल जाता है। वाह, ये कटहल के पकोड़े तो बहुत यमी और क्रिस्पी है। मेरे दोस्तों ने मुझे जैसा कहा था, तुम्हारे कटहल के पकोड़े का स्वाद एकदम वैसा ही लाजवाब है। वैसे ही कटहल के पकोड़े KFC के चिकन पीस का स्वाद दे रहे हैं। शुक्रिया मैडम। इस तरह कम उम्र में दोनों बहनें कटहल के बेहतर स्वाद से बने पकोड़ों से लोगों के बीच रोजाना सुर्खियां बटोरती हैं। आज बदहाली उन अनाथ बहनों के जीवन से दूर हो चुकी थी। अब वो गरीबी की जीवन नहीं काट रही, बल्कि असल मायनों में जीवन जी रही हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने भी कभी कटहल के पकोड़े बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो कैसे लगे हैं आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।